हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल। जहाँ आप स्टडी कर रहे हैं क्लास 11th के मैथ्स की। और सीरीज के लास्ट वीडियो में हमने बाइनोमियल थ्योरम्स की स्टडी की थी। तो पिछले दो वीडियोज़ में हमने बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम की बेसिक्स का डिस्कशंस कर लिया है। कहने का मतलब हमने पूरी लगभग थ्योरी पढ़ ली है। आज हम उस पर अब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आगे आने वाले कमिंग वीडियोज़ में हम कुछ क्वेश्चंस पे ही डिस्कशन करने वाले हैं और धीरे धीरे करके बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से हम अपने कंसेप्ट को और ही स्ट्रॉन्ग करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का हमारा डिस्कशन जो बेसिकली है वो इन दो क्वेश्चंस के ऊपर है। क्या है दो क्वेश्चंस हमारे कि एक्सपैंड द फॉलोइंग। हमें दो एक्सप्रेशन दिए हुए, हमें इसे एक्सपैंड करना है, पहला चीज़। और दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करने के लिए बोली गई, इवैल्यूएट 99 रेज़ टू द पावर 5 एंड सेकेंड पार्ट इज ये टर्म को हमें एक्सपैंड करना है। ठीक है, तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके दूंगा, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क छोड़ दूंगा, आप उसे ट्राई करना और बिल्कुल आपको इसका सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, तो मेरा पहला क्वेश्चन है एक्सपैंड द फॉलोइंग, मतलब कि मुझे इसे एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड करना है तो हमें बाइनोमियल एक्सपांसन लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें बेसिकली 2x + 3y रेज़ टू द पावर 5 की वैल्यू फाइंड करनी है, जो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, बट वो हमारे लिए एक लेंथी प्रोसेस है, ये हमने देखा है। तो अब उसे हम किसे अप्लाई करेंगे, तो बाय यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम। और बाइनोमियल थ्योरम क्या था हमारा, तो बाइनोमियल थ्योरम हमारा कुछ ये था, या मैं ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन यूज कर सकता हूँ और या मैं ये वाला एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकता हूँ। और दूसरी चीज़ हमने क्या देखी थी कि r+1th टर्म जो होती है वो हमेशा क्या होती है, NCR a रेज़ टू द पावर n - r b रेज़ टू द पावर r से मिलता है, या तो हम इसको चाहे तो इस फॉर्म से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यही दो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट आएगी यहाँ पे और हम उसका यूज कर लेंगे। चलो, सो फर्स्ट इज 2x + 3y रेज़ टू द पावर 5। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि हम अपना एक्सपांसन इससे इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करके करें या इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करके करें। तो हम किसी भी फॉर्मूले को यूज़ करके करेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों केस में मेरा रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। और इस बात को मैं अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, ताकि हमको इस बात से कोई कन्फ्यूजन ना हो कि हम इस वाले सीरीज को ले रहे हैं या इस वाले सीरीज को ले रहे हैं, तो इसमें हमको कोई प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी। तो चलो मैं पहले फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन की बात करता हूँ। थोड़ा फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करो। तो a + b रेज़ टू द पावर n इज़ वॉट, तो कोएफिशिएंट्स हमें कैसे मिलते हैं, NC0 NC1 NC2 एंड अप टू NCn से। तो इसका मतलब मेरे कोएफिशिएंट्स जो मिलेंगे वो मिलेगा मुझे 5C0, देन 5C1, देन 5C2, देन 5C3, देन 5C4 एंड देन 5C5। मैंने अभी सारे कोएफिशिएंट्स ले लिए हैं। ठीक है, मैं थोड़ा डिटेल में जाके एक एक टर्म को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा अलग मेथड को अप्रोच कर रहा हूँ। नाउ a रेज़ टू द पावर n के साथ, मतलब फर्स्ट टर्म के साथ क्या होता है, तो उसका पावर हाइयर से स्टार्ट होता है और वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। कहाँ तक जाता है, तो वो 0 तक जाता है, इतना हमें पता है। इसका मतलब मेरी पहली टर्म जो है वो 2x है, इसका पावर कहाँ से स्टार्ट होगा, तो अपनी हाईएस्ट टर्म मतलब 5 से स्टार्ट होगा। सो ये आना चाहिए 2x रेज़ टू द पावर 5। नेक्स्ट में आएगा 2x रेज़ टू द पावर 4। नेक्स्ट में आएगा 2x रेज़ टू द पावर 3, then 2x रेज़ टू द पावर 2, then 2x रेज़ टू द पावर 1 एंड देन 2x रेज़ टू द पावर 0। ऐसा ही हमने एक्सप्रेशन लिखा हुआ था। देन व्हाट अबाउट द पावर ऑफ b, मतलब सेकेंड टर्म की पावर क्या होती है, तो सेकेंड टर्म की पावर 0 से स्टार्ट होती है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब b रेज़ टू द पावर 0 होगा, देन b रेज़ टू द पावर 1, देन b² एंड सो ऑन। तो यहाँ से भी मैं स्टार्ट करता हूँ, मतलब 3y रेज़ टू द पावर 0, देन 3y रेज़ टू द पावर 1, देन 3y रेज़ टू द पावर 2, देन 3y रेज़ टू द पावर 3, देन 3y रेज़ टू द पावर 4 एंड फाइनली 3y रेज़ टू द पावर 5। ठीक है, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इज व्हाट, हम ये बात हमने पहले भी डिस्कस की है कि हर दो टर्म, ये जो दो टर्म्स है, इन दोनों की जो डिग्री है उनका एडिशन हमेशा क्या आना चाहिए, n के बराबर आना चाहिए। सो 5 + 0 इज़ 5, 4 + 1 इज़ 5, 3 + 2 इज़ ऑल्सो 5, 2 + 3 ये भी 5 होगा, 1 + 4 5 होगा, 0 + 5 ये भी 5 होगा। तो इसका मतलब हम अपनी कंडीशंस को तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है,
तो यही एक्सपांसन है मेरा। अब इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लो। तो हमने एक फार्मूला डिस्कस किया हुआ है कि एन सी आर जो होता है वो होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर होता है। ये मैं पहले बता चुका हूँ पहले वीडियो में, ठीक है। तो अब एन सी जीरो की वैल्यू और एन सी वन की वैल्यू, ये दो वैल्यू मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। वैसे मैं चाहूँ तो फिर से भी डिस्कस कर देता हूँ। तो मैं थोड़ा इसका डिटेल में चलता हूँ। तो एक काम करते हैं, हम पहले ये सारे इंडिविजुअल जो टर्म्स हैं ना, इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हम डायरेक्टली यहाँ पे पुटअप कर ले, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। सो व्हाट इज़ 5c0? तो ये आएगा हमारा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 0 अपॉन 5 माइनस 0, इसका मतलब फैक्टोरियल 5। मैं इस फॉर्मूले में पुटअप कर रहा हूँ, ठीक है। सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, पहले वीडियो में बता चुका हूँ। 5 फैक्टोरियल एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इसका मतलब ये रिजल्ट 5 आ जाएगा। देन व्हाट अबाउट 5c1? तो सेम फार्मूला अप्लाई कर दो, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा। तो हम क्या देखेंगे? 4 3 2 1, इसके जो सारे टर्म्स हैं वो इससे कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे बचा हुआ क्या रह जाएगा? मेरे पास 5 बचा हुआ रह जाएगा। तो इसकी वैल्यू 5 आएगी। सिमिलरली 5c2 कैलकुलेट करना है तो फैक्टोरियल 2 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 2 मतलब 3 आ जाएगा। जब मैं इसे स्प्लिट करूँगा तो ये टर्म ऐसी आएगी, 5 इंटू 4 इंटू, इसे मैं 3 फैक्टोरियल पे रोक लेता हूँ, 2 फैक्टोरियल को मैं 2 ले लेता हूँ और इंटू में 3 फैक्टोरियल रख लेता हूँ। तो 3 3 कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो ये कितनी वैल्यू आ गई? 10 आ गई। जब मैं इसी को रिवर्स ऑर्डर में, एक फार्मूला और हमने डिस्कस किया हुआ है, क्या डिस्कस किया हुआ है हमने? एक और फार्मूला कि एन सी आर इज सेम एज एन सी एन माइनस आर भी होता है। तो अगर मेरा n 5 है और r की वैल्यू 2 है, अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज करूं तो क्या ये जो रिजल्ट है दिस इज ऑल्सो सेम एज 5c3 होगा? तो एन सी आर इज सेम एज एन सी एन माइनस आर। एन माइनस आर मतलब 5 माइनस 2 मतलब 3। सो 5c3 की वैल्यू भी कितनी आएगी? 10 आएगी। ओके, देन जो वैल्यू 5c1 की है, क्या यही वैल्यू 5c4 की भी आ जाएगी? ठीक है। और जो वैल्यू 5c0 की है, क्या वही वैल्यू 5c5 की भी आएगी? बस इसी प्रॉपर्टी को मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने 3 वैल्यूज़ कैलकुलेट की है और बाकी की 3 वैल्यूज़ को मैंने उससे रिलेट कर लिया है। नाउ आई एम एबल टू पुट दिस वैल्यू ऑन दिस टर्म। तो मैं 5c0 की वैल्यू 1 ले सकता हूँ। सो कम्स टू दिस एक्सप्रेशन और ये रिजल्ट मेरा आ जाएगा 1। 2 रेज टू दी पावर 2x रेज टू दी पावर 5 है, तो ये बेसिकली 2 रेज टू दी पावर 5 इंटू एक्स रेज टू दी पावर 5 आ जाएगा। सो 2 रेज टू दी पावर 5 इज़ 32। तो चलो पहले मैं उसे टर्म्स में ले लेता हूँ। 2 रेज टू दी पावर 5 एक्स रेज टू दी पावर 5, एनीथिंग रेज टू दी पावर 0 इज़ 1 प्लस 5c1 की वैल्यू कितनी आएगी? 5 आएगी। देन 2x रेज टू दी पावर 4 है तो ये आएगा 2 रेज टू दी पावर 4 एक्स रेज टू दी पावर 4। देन 3 रेज टू दी पावर 1 एंड y रेज टू दी पावर 1 प्लस नेक्स्ट हम 5c2, और 5c2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 10 आ रही है। यहाँ पे ले लेंगे 10। 2 रेज टू दी पावर 3 एक्स रेज टू दी पावर 3, यहाँ से करूँगा तो 3 का स्क्वायर और y का स्क्वायर। देन नेक्स्ट टर्म पे शिफ्ट हो जाओ तो हम क्या देखते हैं? 5c3 की वैल्यू भी कितनी आने वाली है? 10 आने वाली है। 2 का स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, देन 3 का क्यूब हो जाएगा और y का भी क्यूब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टर्म प्लस, अब यहाँ से देखो तो 5c4 की वैल्यू भी कितनी आएगी मेरी? 5 आएगी। सो 5c4 की वैल्यू भी कितनी आ गई मेरी? 5 आ गई। 2 रेज टू द पावर 1 इंटू में 2 रेज टू द पावर 1 और x रेज टू द पावर 1 हो जाएगा, और ये क्या होगा? 3 रेज टू द पावर 4 और y रेज टू द पावर 4 हो जाएगा। देन 5c5 की वैल्यू, तो 5c5 की वैल्यू भी कितनी आएगी? 1 आएगी। सो दिस इज 1। 2 रेज टू द पावर एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1,
So this term basically becomes 3 raised to the power 5 and y raised to the power 5. तो यही हमारा एक्सप्रेशन है. नाउ सिंप्लीफाई दिस टर्म. अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो 2 रेज टू द पावर 5 इज़ 32 x रेज टू द पावर 5. 2 रेज टू द पावर 4 की वैल्यू आएगी 16. इंटू में 5 है तो 5 मल्टीप्लाई करूँगा तो 16 5 ज़ा 80 और 3 रेज टू द पावर 1 मतलब 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 80 इंटू 3 इज 240 x रेज टू द पावर 4 y. ठीक है, अब कुछ नहीं, हमें इसे सिंप्लीफाई करते जाना है बस. सो 10 इंटू 2 रेज टू द पावर 3 मतलब 8 इंटू 10 इज 80 और इंटू 9 मतलब 9 8 या 70 सो 720 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर. देन अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो 2 स्क्वायर इज़ 4, 3 क्यूब इज़ 27, 27 4 जा 108 प्लस इंटू 10 करेंगे तो 1080 हो जाएगा ये, और एक्स स्क्वायर वाई क्यूब हो जाएगी प्लस. इसे अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, तो इसे अप्लाई करूँगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि 2 रेज टू द पावर 1 की वैल्यू 2 और इंटू 5 करूँगा तो ये दोनों मिलकर 10 हो गए, और 3 रेज टू द पावर 4 मतलब 81 आ जाएगा ये. तो 81 इंटू 10 इज़ 810. एक्स रेज टू द पावर 1 वाई रेज टू द पावर 4. ठीक है, देन यहाँ पे मैं पुटअप करता हूँ तो ये 1 हो गया. 3 रेज टू द पावर 5 की वैल्यू आ जाएगी मेरी 7. 81 इंटू 3 करूँगा, 81 इंटू 3 करूँगा तो 3 1 जा 3 और 3 8 जा 4 24 मतलब 243. सो 243 एंड वाई रेज टू द पावर 5 हो जाएगा. ठीक है, सो बेसिकली दिस इज योर एक्सपांसन ऑफ दिस टर्म. तो ये हमारा एक्सपांसन होगा. तो हमें यहाँ पे टर्म्स को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, हमने सिर्फ क्या किया, बाइनोमियल एक्सपांसन को अप्लाई किया. तो अगर मुझे एक्सपैंड करना है तो मैं इस फॉर्म में एक्सपैंड करूँगा. अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो मैंने प्रोसेस यहाँ पे लगाई है, उसकी जगह पे मैं इसे यूज करूँ तो क्या मेरा रिजल्ट सेम आएगा? तो यस, उस केस में भी मेरा रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा. जस्ट थिंक अबाउट दिस. कैसे? तो अब ये होगा NC0 B रेज टू द पावर n. ठीक है, सो इसका मतलब NC0 5C0 और 5C0 की वैल्यू आएगी 1, और B रेज टू द पावर n कहने का मतलब 3y रेज टू द पावर 5, और 3 रेज टू द पावर 5 की वैल्यू आएगी 243, अभी हमने किया है वो, इंटू y रेज टू द पावर 5. मतलब बेसिकली ये जो टर्म हो जाएगा वो होगा 243 इंटू वाई रेज टू द पावर 5, और वो यहाँ पे मिल रहा है हमको. तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि जब हम इसकी जगह पे ये सीक्वेंस लेते हैं तो वही सारी चीज़ें हमें रिवर्स ऑर्डर में दिखनी शुरू हो जाती है. मतलब इस इक्वेशन को, अगर इस फॉर्मूले को मैं, इस एक्सपांसन को मैं इस फॉर्मूले का यूज करके करूँ तो मुझे यही एक्सप्रेशन मिलेंगे, बस रिवर्स ऑर्डर में मिलेगा. मतलब पहले ये टर्म मिलेगी, फिर ये टर्म मिलेगी, फिर ये टर्म मिलेगी, फिर ये टर्म मिलेगी, देन दिस, देन दिस. तो रिजल्ट तो फाइनली वही है. इसका मतलब मैं एक्सपांसन इस फॉर्मूले का यूज करके करूँ या इस फॉर्मूले का यूज करके करूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं समझाना चाहता था. ठीक है, तो अब आपको हेल्थ से ये बात समझ में आ गई होगी कि मैं एक्सपांसन इसे यूज करूँ या इसे यूज करूँ, कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ता है. ठीक है, सो नाउ यू कैन एक्सपांड एनी टर्म्स लाइक दिस. अगर इस सी का यूज करके, इसी फॉर्मूले का, इसी कंडीशंस को यूज करके मैं बोलूँ कि इसे आप एक्सपैंड कर सकते हैं, तो नाउ यू आर एबल टू एक्सपैंड दिस. कुछ नहीं करना है, अब तुम्हें फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर देना है. रेज टू द पावर 4 है, इसका मतलब एक्सप्रेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, 4C0 से स्टार्ट होगा. तो मैं इसके लिए एक्सपांसन का फॉर्मूला लिख देता हूँ, एंड आई होप यू विल सॉल्व दिस. तो मैं बस फॉर्मूले का स्टार्टिंग स्टेज लिख देता हूँ, क्या आना चाहिए. So that comes out to be 4C0 x square raised to the power 4 और 3/x raised to the power 0 हो जाएगा, प्लस 4C1 x square raised to the power 3 एंड 3/x raised to the power 1 हो जाएगा. देन 4C2 x² का स्क्वायर एंड 3/x रेज टू द पावर 2 हो जाएगी.
देन 4c3 x² का पावर 1 और 3/x का पावर 3 हो जाएगा, प्लस 4c4 x² की पावर 0 हो जाएगी और 3/x रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा। तो हमेशा हमको यही काम करना है। नाउ यू कैन कैलकुलेट 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4 यूजिंग दिस फॉर्मूला। आप चाहो तो कुछ पार्ट को कैलकुलेट करके कुछ पार्ट को एनालाइज भी कर सकते हो, तो इस फॉर्मूले को यूज करके, जैसे हमने यहाँ पे इस कंडीशन को यूज किया था। ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन का पार्ट है, इसे याद रखिए, ठीक है। तो हमने इस तरीके से एक्सपांड किया है। सो आई होप यू कैन सॉल्व दिस। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2। तो 99 रेज़ टू द पावर 5, इसे कैसे सॉल्व करूँ मैं? तो ये भी हमारे लिए आसान है। क्या मैं 99 रेज़ टू द पावर 5 को 100 - 1 रेज़ टू द पावर 5 बोल सकता हूँ? तो बिल्कुल बोल सकता हूँ। नाउ अप्लाई द एक्सपांसन। सो बेसिकली ये क्या आएगा, NC0 मतलब 5C0 100 रेज़ टू द पावर 5 एंड नाउ योर b इज़ नॉट +1, योर b इज़ -1, क्योंकि हमें a + b रेज़ टू द पावर n का एक्सपांसन पता है। तो यहाँ पे b की जगह पे क्या है मेरे पास, -1 है। सो दिस इज -1 रेज़ टू द पावर 0 प्लस 5C1 100 रेज़ टू द पावर 4 इंटू -1 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 5C2 100 का क्यूब -1 का स्क्वायर प्लस 5C3 100 रेज़ टू द पावर 2 एंड -1 का क्यूब प्लस 5C4 100 रेज़ टू द पावर 1 और -1 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 5C5 100 रेज़ टू द पावर 0 एंड -1 रेज़ टू द पावर 5 हो जाएगा। और ये सारे कोएफिशिएंट्स अभी हमने निकाले हैं, तो इसका मतलब ये वैल्यू 1 है। सो बेसिकली ये -1 रेज़ टू द पावर 0 इज़ 1, ये भी 1, ये भी 1, तो बेसिकली ये आ गया 100 रेज़ टू द पावर 5। 5C1 की वैल्यू 5 होती है, ये सभी अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया, तो मैं वैल्यूज़ डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ। 5 रेज़ टू द पावर 4 और ये -1 रेज़ टू द पावर 1 होने की वजह से ये वाला टर्म मेरा क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस -1 का स्क्वायर 1 100 क्यूब और 5C2 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है जो 10 आया है। सो 10 इंटू 100 क्यूब, देन यहाँ पे -1 का क्यूब है तो ये माइनस हो जाएगा और 5C3 वैल्यू 10 आएगी और इंटू में 100 स्क्वायर होगा, प्लस 5C4 की वैल्यू भी 5 आएगी, अभी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, इंटू 100 और -1 रेज़ टू द पावर 4 होने की वजह से ये प्लस हो जाएगा और -1 रेज़ टू द पावर 5 होने की वजह से ये -1 आएगा तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगी। सो 1 इंटू 100 रेज़ टू द पावर 0। नाउ सिंप्लीफाई दिस टर्म, दिस इज योर आंसर। ओके, सो सॉल्व इट सेल्फ, सॉल्व योर सेल्फ। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, नाउ ये इंटरेस्टिंग है। सेकेंड क्वेश्चन कि √3 + √2 रेज़ टू द पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 रेज़ टू द पावर 4 का एक्सप्रेशन क्या आएगा। तो हम चाहे तो इसके लिए सेपरेट एक्सपांसन लगा सकते हैं, इसके लिए भी सेपरेट एक्सपांसन लगा सकते हैं और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आ जाएगा रिजल्ट मेरा। तो हम वही करते हैं, कुछ नया करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में, तो सेकेंड पार्ट में हम कर ले हैं √3 + √2 रेज़ टू द पावर 4 की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। इस पार्ट को सेपरेटली कैलकुलेट करो, इसका एक्सपांसन क्या आएगा। सो 4C0 √3 रेज़ टू द पावर 4 √2 रेज़ टू द पावर 0 माइनस √2, सॉरी ये सॉरी प्लस है तो प्लस ही रहेगा अभी, प्लस 4C1 √3 रेज़ टू द पावर 3 √2 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 4C2 √3 स्क्वायर एंड √2 स्क्वायर प्लस 4C3 √3 रेज़ टू द पावर 1 एंड √2 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 4C4 √3 रेज़ टू द पावर 0 एंड √2 रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा। तो ये सिंपल सा एक्सपांसन था, कोई इशू नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे माइनस साइन है, तो अभी हमने एक ऑब्जर्वेशन किया यहाँ पे, जब हमारी साइन नेगेटिव हो जाती है बीच में तो ऑल्टरनेट माइनस आने आता है हमारे पास।
तो क्या मैं सेम लॉजिक के बेसिस पे √3 माइनस √2 रेज टू द पावर 4 की वैल्यू, ये वाली टर्म एज इट इज़ 4c0 √3 रेज टू द पावर 4 इंटू √2 रेज टू द पावर 0 बोल सकता हूँ। और ऑल्टरनेट माइनस आएगी तो मैं यहाँ पे माइनस ले लेता हूँ और यहाँ पे माइनस √2 नहीं लूँगा। बेसिकली मैंने पहले वाले केस में माइनस लेके दिखाया है ताकि हमें समझ में आए कि नेगेटिव क्यों आती है। अब हमें समझ में आ रहा है कि ऑल्टरनेट मेरा नेगेटिव आना चाहिए, तो मैं ऑल्टरनेट में यहाँ पे माइनस रख लेता हूँ और ये 4c1 है, तो दिस इज़ √3 क्यूब एंड √2 रेज टू द पावर 1। अब मैं यहाँ पे माइनस यूज़ नहीं करूँगा जैसे यहाँ पे यूज़ किया था, ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने माइनस को यहाँ पे कंसिडर कर लिया है। प्लस 4c2 √3 स्क्वायर एंड √2 स्क्वायर माइनस 4c3 √3 रेज टू द पावर 1 एंड √2 रेज टू द पावर 3, देन प्लस 4c4 √3 रेज टू द पावर 0 एंड √2 रेज टू द पावर 4 होगा। और अगर मुझे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, मतलब मेरा लेफ्ट हैंड साइड √3 प्लस √2 रेज टू द पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 रेज टू द पावर 4 है, तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो हम क्या देखते हैं कि ये दोनों लाइक टर्म है, कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस का प्लस हो जाएगा तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये कैंसिल, ये ऐड, ये कैंसिल, तो मेरे पास सिर्फ ये दोनों टर्म और ये दोनों टर्म बची रह जाएगी। तो क्या मैं 2 टाइम्स दिस प्लस 2 टाइम्स दिस और ओवरऑल मुझे 2 टाइम्स कंसिडर करके 4c1 √3 का क्यूब एंड √2 रेज टू द पावर 1 प्लस 4c3 √3 का पावर 1 एंड √2 का पावर क्यूब ऐसा बोल सकता हूँ? तो बिल्कुल बोल सकता हूँ। नाउ सो 4c1 की वैल्यू, तो nc1 की वैल्यू n होती है तो 4c1 की वैल्यू 4 होगी, और ncr इज सेम एज nc n - r, तो 4c1 और 4c3 मेरा सेम होगा। तो ये भी 4 आ रहा है, ये भी 4 आ रहा है, दोनों से 4 बाहर निकाल लिया मैंने फिर से, तो 2 × 4 आ गया। √3 का क्यूब करेंगे तो ये 3 √3 आ जाएगा, इंटू √2 हो जाएगा, तो बेसिकली इसे मैं √3 √6 ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो तो ये √3 हो जाएगा और ये 2 √2 हो जाएगा, सो दिस बिकम्स 2 √6, और 3 √6 प्लस 2 √6 इज़ 5 √6। सो बेसिकली मेरा फाइनल रिजल्ट कुछ इस फॉर्म में आता हुआ दिख रहा है, 2 × 4 × 5 √6, और जब मैं सबको मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 × 2 = 8, 5 × 40, सो माई आंसर इज़ 40 √6, ठीक है। सो होपफुली आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी हमने क्या किया, बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज़ किया, क्योंकि अगर मैं इसे स्क्वायर रेज टू द पावर 4 को मल्टीप्लाई करता, यहाँ पे भी रेज टू द पावर 4 को मल्टीप्लाई करता, फिर माइनस करता उन्हें, तो क्या होता हमें कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक होती। तो कैलकुलेशन में मिस्टेक को हम अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, अपने एक्सपेंशंस को दोनों को सेपरेटली ले लिया और बाद में दोनों को क्या कर दिया है, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो तो मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, सबकी साइन चेंज कर देता हूँ ताकि हमें हर चीज़ें क्लियर रहे। ओके, जब हम ऐसा करते हैं तो जो टर्म ऐड होनी थी वो ऐड हो गई, जो सब्ट्रैक्ट होनी थी उसको कैंसिल कर दिया, और ये मेरा फाइनल रिजल्ट आया है। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आगे आने वाले वीडियो में हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, धीरे धीरे करके हम अपने सारे कंसेप्ट्स को बिल्डअप करेंगे ताकि बाइनोमियल थ्योरम में हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।